किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुनोनिए सारे बन भाइया ने अपनी दोनों आगे राम राम। तो विनोद भाई जी अनिल भाई, आज तो कुछ लाल पीले है और लाल पीले और क्यों नहीं भाई? क्यों? तो जो है अपना भारतवर्ष का जो है नया साल है आज। हाँ बिल्कुल सही। और साथ में खुशी का और दिन है कि नवरात्र भी शुरू है आज तक। तो पहला नवरात्रा है। आज पहला नवरात्रा है। तो बस मंदिर में गए थे तो वहाँ पे थोड़ा सा था कि गुलाल गुलूल था, थोड़ा सा वहाँ पे चल रहा था। ये लाल सी चुंदड़ी भी ओढ़ रहे हो? ये तो वो माता अच्छा सीधा हाँ मंदिर सीधे आए हैं। अच्छा तो विनोद भाई जी आपको भी और कार्यक्रम सुनने सारे बहन भैया ने और आकाशवाणी परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। और कार्यक्रम आज के लिए कार्य बना अनिल भाई, आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे गर्मियों में पशुओं की देखभाल पे। और इस विषय पर जो है बातचीत करेंगे डॉक्टर BS मीणा थे। और विनोद भाई जरूरी भी है क्योंकि आप देख रहे हो कि जो इस समय गर्मी दिन पे दिन जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर हम अपने जो डांगर डोर है पशु की देखभाल अगर सही ढंग से नहीं रखेंगे तो किसान भाई जो पशु रख रहे हैं, जो डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं, उनको बहुत नुकसान। बिल्कुल भाई। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं बता? हाँ डॉक्टर सुनाओ बातचीत। हाँ भाई भी सुनेंगे जी। तो सुनते हैं ये बातचीत। किसान भाइयों आइए आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल NDRI में, जहां हम बातचीत करेंगे डॉक्टर BS मीणा जी से। हमारे साथ हैं डॉक्टर BS मीणा जो कि प्रधान वैज्ञानिक है NDRI करनाल। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब से हम बातचीत जो करेंगे वो करेंगे पशुओं के बारे में, क्योंकि जो पशु है वो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। पशु से बहुत कुछ लेता है और बहुत कुछ जो है इसके बदले पशु जो है वो हमें देते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो मेन इनकम किसानों की है उसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक बहुत बड़ा योग या बहुत बड़े रोल प्ले करता है। और जो ग्रामीण किसान भाई हैं वो तो गाय भैंस सब पालते ही हैं और अपने परिवार के लिए अपने खर्चे के लिए सभी गाय भैंस पालते हैं। हम आपसे ये चर्चा करेंगे कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पिछले 8-7 दिन से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो हम अपने गाय भैंसों की उचित देखभाल कैसे करें और कौन कौन सी सावधानियां हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि अभी जैसे ये मौसम है, टेम्परेचर 40 के आसपास जा रहा है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं किसान भाइयों, दिन के समय में जब धूप बहुत तेज़ हो तो किसानों को
को ध्यान रखना चाहिए कि पशु के शरीर पे, खासतौर से छोटे गाय भैंस बच्चे हैं या प्रेग्नेंट एनिमल है, उस पर सीधी धूप ना पड़े, जिससे कि सनस्ट्रोक का खतरा हो सकता है। यानी कि डॉक्टर साहब, जो ब्यात आने वाले जो पशु हैं उनको भी हमने धूप में ना रख के छाया में रखे। और अपने यहाँ सब किसान भाइयों पेड़ लगे हैं तो पेड़ की छाया में रख सकते हैं या किसी दीवार की उटक में अपन इसको रख सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि वहाँ हवादार स्थान हो और छाया हो। और एक ध्यान देने की बात है कि आप अब जैसे गर्मी बढ़ रही है तो साफ सुथरा पानी 24 घंटे पशु के पास उपलब्ध रहे, जब पशु का मन करे उसको पी ले। ध्यान रहे रात का ठंडा पानी ना हो, ताज़ा पानी ही आप पशु को पिलाएं। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ क्या खिलाना पिलाना चाहिए। जैसे अभी बरसीम चल रही है और जई भी चल रही है। बरसीम, जई और भूसे के साथ साथ दाने की मैं बात करूं तो दाना आप जो अभी खिला रहे हैं, जो बाजरा खिला रहे थे या गुवार खिला रहे थे, उसमें थोड़ा सा आप चेंज करके मक्की और जौ और गेहूं का दाना मिक्स करना चालू कर दें। और जो अपन उबाल के खिला रहे थे, आप चाहे तो आप शाम को भिगो के सुबह खिलाएं या सुबह भिगो के शाम को भी खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें मक्खी मच्छर ना बैठे। उसको जो दाना बनाते हो, जिस बर्तन में बनाते हो, वो ढका हुआ होना चाहिए। कई बार कुत्ते बिल्ली भी मुंह लगा देते हैं, कभी कुछ और पक्षी कीड़े गिर जाते हैं, तो वो ढका हुआ होना चाहिए। एक अच्छी बात यह कि इस मौसम में पशु सुबह के टाइम दाना चारा खाना पसंद करता है। तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश करता हूँ सुबह 8-9 बजे के आसपास उनका खाना खिलाएं और शाम को फिर दोबारा 7 से 8 बजे के आसपास। यानी कि ज़्यादा गर्मी हो तब पशु खाना कम पसंद करते हैं, उस टाइम वो जुगाली करते हैं। तो सुबह और शाम को आप पशु को भरपेट खाना खिलाएं। और छायादार स्थान है तो आप दिन के समय में भी अपने पशु को दाना चारा खिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि जो हम न्यार दे रहे हैं, हरे न्यार दे रहे हैं, क्या उसमें सूखा मिलाना बहुत जरूरी? हाँ, देखिए पशु को अभी जो बरसी में 90% पानी होता है कि 90% तो पानी होता है, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा पशु को डाइजेस्ट करने के लिए भूसा भी जरूरी है। और मैं मोटी बात करूं कि एक गाय भैंस को 20 किलो के आसपास हरा चारा, 5 किलो के आसपास सूखा चारा, उस चाहे गेहूं का भूसा हो तो ये दे सकते हैं। यस, और करीब 4 से 5 किलो के आसपास दूध के उत्पादन के अनुसार दाना देना चाहिए। अच्छा, दाने में 4-5 मुख्य बातें हैं कि किसान भाई अपने घर पे ही बना लें तो दाना सस्ता पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है। डॉक्टर साहब, दाने का आपने जिक्र किया, तो दाना बनाएं कैसे? अब हर किसान तो इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं रखता कि दाना कैसे बनाना। कई बार हम बाजार से भी दाना जो है वो बनाया लेके आते हैं। बाजार से दाना बनाना लाते हैं, उसकी गुणवत्ता का हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि वो दुकान बेचने के लिए है और वो चाहता है कम लागत में दाना बने। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने यहाँ भी इस दाने को घर पे बना सकते हैं। किसान भाई से अनुरोध है कि अपनी पेन डायरी निकाल लें और लिखें। जो मोटे अनाज हैं जैसे गेहूँ है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, ये ले लें 30 से 33%। और जो अपनी खली होती है, सरसों खली है, बिनोला खली है, तिल की खली है, अरंडी खली है, ये भी 30 से 33%। और जो एक चोकर होता है जो अपन आटा बनवाते हैं गेहूं का, तो निकलता है, या राइस की पॉलिश है, या चने का छिलका है, दाल के छिलके, ये भी 30 से 33% ले लें। और इसमें 2% मिनरल मिक्सचर मिला दें। बाजार में 80 से 100 रुपये किलो के हिसाब से मिनरल मिक्सचर मिलता है, तो 2% ये मिला दें। और 1% साधारण खाने का नमक। मैं दोबारा से बताता हूँ किसान भाइयों, 30 से 33% अनाज, 30 से 33% खली, 30 से 33% चोकर या दाल का छिलका, 2% खनिज मिश्रण, 1% नमक। ऐसे करके हम ये चीज़ बना सकते हैं। मान लो किसी को 10 किलो राशन बनाना है तो 3 से 3.25 किलो आपका अनाज हो गए, 3 से 3.25 किलो आपके पास खड़ी हो गई, 3 से 3.25 किलो के आसपास हमारा चोकर या राइस मिक्स छिलका हो गया, और इसमें 200 ग्राम हमारा खनिज मिश्रण हो गया और 100 ग्राम नमक। तो ये घर पे ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दाना बन के तैयार हो गया है। इसको आप अपने पशु को सुबह शाम खिला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, पशु के स्वास्थ्य के बारे में बताइए। कैसे उसका स्वास्थ्य हम ठीक रखें और हमें पता कैसे लगेगा कि ये पशु जो है इस समय बीमार है या कैसे है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी आपने सही प्रश्न पूछा है। जैसे मौसम बदल रहा है, तो अप्रैल के महीने में जो मुख्य बीमारियां बारिश के बाद आती हैं उनके
टीके लगाए जाते हैं। मुंह खुर का टीका अभी चल रहा है, गल घोंटू का और लंगड़ा बुखार का। ये टीके बाजार में मिल जाते हैं, सरकारी अस्पताल से भी लगाए जाते हैं, पर मैं सिफारिश करूंगा कि आजकल जो टीके आ रहे हैं वो बाजार से वहाँ से लेके आए जो कोल्ड चेन मेंटेन करता हो, यानी कि ये चीज़ें फ्रिज में रखे होते हैं और आइस बॉक्स में रख के लाएं। जब लेने जाओ तो थर्मस लेके जाओ, उसमें बर्फ डाल के ले जाओ, जिससे कि आइस बॉक्स लेके जाओ, उससे कोल्ड चेन मेंटेन रहे। अदरवाइज जो इसमें बैक्टीरिया वायरस होता है वो धूप में आने से मर जाता है। तो वो अपना किसान भाई एक ग्रुप बना ले, और यदि 5-6 किसान भाई मिलके ये अपनी मोबाइल खरीद लाएं तो डॉक्टर को बुला के लगा सकते हैं। अदरवाइज जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर भी टीके उपलब्ध होते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए और अपने पशुओं को लगवाइए। अब ये कि जैसे आपने अनिल जी पूछा था कि कैसे पहचाने, सबसे पहला और आसान तरीका है कि गाय भैंस जो है जो बीमार या अस्वस्थ होता है वो आम पशुओं से अलग रहना चालू कर देती है, यानी कि एकांत में चली जाती है वो, जिससे कि उसको कोई दूसरा पशु हानि ना करे। साथ में वो दाना चारा खाना छोड़ देती है, पशु एक कोने में जाके बैठ जाता है, यानी कि सुस्त हो जाता है, उसका दूध भी कम होता है, और यदि आप बुलाओगे तो वो अलग खड़ा रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा। ये एक तरह से कहते हैं ना भाई, बीमारी के ये मेन लक्षण से हो सकता है कि किसी के नाक से पानी आ रहा हो, किसी के दस्त लगे तो गोबर भी पतला कर रहा हो, और अदरवाइज क्या है कि उसके बाल भी दिखेंगे तो हल्के से रोए खड़े खड़े दिखेंगे। तो ये मुख्य लक्षण है जब देख सकते हैं। यदि किसान भाई उसके कान को हाथ लगा के देखेंगे तो वो भी गर्म दिखाई देगा। आमतौर पर जैसे हम अपने हाथ की नाड़ी देखते हैं तो वहाँ टेम्परेचर देखते हैं गर्म है कि नहीं, ऐसे ही पशु का तापमान 102 डिग्री होता है। यदि उससे ज़्यादा है, गर्म फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पशु को बुखार हो गया है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और हमारे किसान भाइयों को जो पशुपालक भाई हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद जी। और भैया इसके साथ साथ हमने 2 शोध छात्र जी विनोद भाई, हाँ, 2 जो पीएचडी के जो छात्र हैं, हाँ, उनसे भी हमने बातचीत की एनडीआरआई में। किस विषय पे? दीपक चंद और फूल सिंह से, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि रासायनिक खाद ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन्होंने जो केचुआ खाद है उसके ऊपर कुछ शोध करा है। जी। और थोड़ा भैया ने सुनवा दिया। हाँ बिल्कुल भाई। हमारे साथ हैं 2 शोध छात्र, यानी कि जो पीएचडी कर रहे हैं, और इन्होंने केचुआ खाद के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च जो है वो की है। और हमारे साथ हैं दीपक चंद मीणा और फूल सिंह जी, जो कि हमें बताएंगे कि केचुआ खाद जो है, क्योंकि किसान भाई आजकल हम देख रहे हैं कि रासायनिक खादों का हम जितना से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जितना हम रासायनिक खाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे हमारा जो शरीर है, आजकल कई तरह की बीमारियां जो हैं वो उसी खाद से, यानी कि रासायनिक खाद से उत्पादन के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम जो अपनी जैविक खाद है, जैसे केचुआ खाद है या फिर गोबर की खाद है या फिर दूसरी खादें हैं, यानी कि जो कि जैविक खाद को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे खेत की जो मिट्टी है वो भी स्वस्थ रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो फिर क्यों ना आज इसी बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें दीपक चंद मीणा जी से और फूल सिंह जी से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ की खाद होती क्या है। तो केंचुओं द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ जैसे सड़े गले, फल फूल, सब्जियां, फसलों के अवशिष्ट और जो गोबर केंचुओं के द्वारा खाया जाता है, जो केंचुओं के अंदर पचने के बाद जो उससे मल निकलता है उसे वर्मी बेड की सतह पर छोड़ता है, उसे ही केंचुआ की खाद या वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अनुकूल बनाए रखता है, इससे फसलों की पैदावार बड़े लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहती है। इससे हमारी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो भी खराब नहीं होता है और उससे वातावरण भी स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारे पास जो पुराना गोबर है उसकी 4 से 5 इंच मोटी परत बिछा देंगे और पानी का छिड़काव करने के बाद उसके ऊपर
फिर से घास फूस तथा फसल अवशेष की परत बिछा देंगे। ये प्रक्रिया जब तक दोहराएंगे जब तक गड्ढा पूरी तरह भर न जाए। तो गड्ढे का जो साइज है, कितना लंबा, कितना उसमें हम गहराई रखेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। वैसे तो गड्ढे का आकार है, किसान भाई उसके पास कितनी जमीन है उसके आधार पर बड़ा छोटा जरूर कर सकता है, लेकिन जिससे पहले हम आपको 3 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 3 से 50 सेंटीमीटर गहरा आयताकार गड्ढा तैयार कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक, जैसे किसान भाई के पास में 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, उसके लिए ये आकार बहुत अच्छा है। तैयार कर ले, जो 500 किलोग्राम अवशिष्ट के लिए पर्याप्त होता है। अगर किसान भाई के पास 500 किलोग्राम अवशिष्ट है तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, उसकी गड्ढे की साइज 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 3 से 50 सेंटीमीटर गहरा। अवशिष्ट पदार्थ की उपलब्धता के हिसाब से और गड्ढे भी बना सकते हैं। गड्ढे के आकार से थोड़ा अधिक प्लास्टिक की सीट गड्ढे में बिछाने के लिए जरूरत होती है। जैसे गड्ढे का आकार से थोड़ी सी प्लास्टिक सीट लंबी होनी चाहिए। यदि कहीं जमीन की कमी है तो लकड़ी की मचान बनाकर भी वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो दीपक जी और फूल सिंह जी, आप दोनों ही इस कार्य में जुटे हुए हैं। दिन रात आप जो है कार्य कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए, और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद भाई, जी अनिल भाई, तो कितनी बढ़िया जो जानकारी इन्होंने दी। वर्मी कंपोस्ट या जो है केचुआ खाद, और जो दूसरी जानकारी थी गर्मियों में पशुओं की देखभाल, तो मौसम की बात भी करना साथ साथ गर्मी की बात आ रही है। तो अनिल भाई, जो आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और विनोद भाई जी, थोड़ी सी हम चर्चा कल के कार्यक्रम की कर ले। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। और कल अनिल भाई सब जाना है कि दिन रविवार है, और कल कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारेगी। भाइयों का जोड़ा जो है वो बरहद रहा है। हाँ, चिट्ठियां का बिल्कुल भाई। और सोमवार ने किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बागों में सूत्रकृमि की समस्या और उसके समाधान पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे फसलों में सल्फर के महत्व पे। विनोद भाई जी, एक चर्चा और करेंगे। कौन सी जी? मिर्च। हाँ, आगे बोलो। मिर्च, टमाटर और बैंगन की इसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ा सा डट के। भाई यहाँ करवाते हैं पहले मनोरंजन, क्योंकि बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं तो भाइयों हम करते हैं आपका मनोरंजन, और लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक भजन, और उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। जी। असुर संहारण भगत उभारण प्रभु असुर संहारण हो भगत उभारण भव से उतारण हो आप तुही। हाँ, भव से उतारण आप तुही। अरे ऋषि मुनिया का, अरे ज्ञानी गुनिया का, सारी दुनिया का माँ बाप सारी ये रवि शशि तेरी ज्योति जर्रे जर्रे में है सर्वव्यापक असी, जर्रे में है सर्वव्यापक असी। हो समदर्शी बिना कागज मसी, करता है इंसाफ सारी दुनिया का माँ। ये नाथ जगन तू त्यागी नहीं ना लागी लगन, त्यागी नहीं ना
ये पृथ्वी गगन जलवायु अगन करता है ये मिलाप ही सारी दुनिया। तेरी रचना विचित्र है अजब चरित्र तेरी रचना तू शत्रु ना मित्र है पवन पवित्र ओम भूर्भुवः तत्सवितुर् दुर्तानि प्रासेवदापति सारी सच्चिदानंद स्रव खलवीदम जी सती तत्वमसि मातम प्रज्ञातम कह भीम हम तेरी शरणम बल बुद्धि तेज प्रताप तुही सारी तो विनोद भाई जी अनिल ये तो भाई। सुना आपने भजन भीम सिंह और साथियों की आवाज़ में, और जैसा कि जिक्र कर रहे थे जो टमाटर और मिर्च की फसल की देखभाल के बारे में। हाँ बिल्कुल भाई। तो टमाटर ने ले लिया पहले। हाँ अनिल भाई, क्योंकि देखो टमाटर और मिर्च दोनों ऐसी सब्जी है कि जो हर सब्जी में पड़े हैं। हैं बिल्कुल। और कुछ भाई तो समाचार भी सुनेंगे बाद में। हाँ। लेकिन कुछ तो भाई टमाटर भी और मिर्च भी गले काटने लग रहे होंगे बैठे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ क्योंकि सांझ का टाइम हो रहा है। हाँ। कईया का तो चढ़ लिया होगा। हाँ बिल्कुल, पतीला चढ़ लिया होगा। बिल्कुल। तो टमाटर में जो है इब्नू बताओ, वो टमाटर हम लेमा क्यों कर के आओगा? अनिल भाई, टमाटर में जो मुख्य बीमारी देखी गई है आद्र गलन रोग है। क्योंकि अच्छा। देखा जाओ कि टमाटर और मिर्च की जो सब्जी ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं भाई, तो इसमें अगर नुकसान हो जाए तो भाई ने ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो उसमें मुख्य समस्या है एक तो आद्र गलन का रोग, और इसके जो लक्षण है एक तो बहुत गंभीर बीमारी है, और खासकर नर्सरी में देखा जाएगा कि पौधे में जो है अंकुरण तो पहले भी और बाद में भी पौधा मर जाए। हाँ विनोद भाई, इसमें ना एक और है फल का गलना टहनी मार रोग। हाँ। यो एक फफूंद रोग है, और इसमें जो है खास तौर पर जो मिर्च में ये वो है बीमारी वो है। और मिर्च की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने अपने जो मिर्च के पेड़े बचाने हैं या फल बचाने हैं, हाँ। तो इस बीमारी से हमने अपने जो पौधे हैं उससे बचाना है, क्योंकि इसमें टहनियाँ जो हैं ऊपर से सूखने लग जाए हैं। और इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमने जो दवाई है, वैसे तो सारे किसान भाई जाने हैं क्योंकि जो इतने वर्षों से आम दवाई है कि वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कैप्टन है, थीरम है, एमिसान है। 2.5 ग्राम दवाई जो है प्रति किलो के हिसाब से जो है मिर्च के बीज का जो है हमने उपचार करना है। बिल्कुल भाई, ये पहले ही करना है। लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या एंडोफिल M45 या जिनेब 200 लीटर पानी मिलाकर जब पेड़े बड़े हो जाए, हाँ। तो छिड़काव करना है। यानी कि 10-15 दिन का अंतराल देकर बिचाड़ा देकर फिर भी हम छिड़क सकें। और इस तरह से हम अपने जो टमाटर और मिर्च की जो फसल है जी, उसको हम बचा सके हैं। और टमाटर में आप एक और रोग बता रहे थे। हाँ अनिल भाई, टमाटर में एक रोग और है पत्ती मरोड़ और काली दारियाला रोग, जिसने मोजेक भी कहते हैं क्योंकि विषाणु रोग है। और इसके लक्षण की बात करें तो इसमें एक तो पौधे की पैदावार घट जाए है, साथ में जो पत्तियां उसमें मोटी बद्दी और मुड़ी हो जाए है। और इस बीमारी की रोकथाम खातर एक तो भाई वो जो है स्वस्थ और रोग रहित जो बीज है उसका प्रयोग करें, और दूसरा जो बीमारी फैलाने वाले जो कीड़े हैं उन नर्सरी और खेत में उसकी रोकथाम करें, उसमें रोक लगावें। और जो है जो भी आप दवाई का इस्तेमाल करें वो आप जो कृषि वैज्ञानिक के हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल नई नई दवाइयाँ भी आ गई है विनोद भाई। और जिनका के हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम करें भी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हमने करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये देख ले कि वो बीमारी है भी या नहीं है। 2-4 पेड़े हैं तो उनने हम तोड़ कर कर सकें। और साथ में अनिल भाई थोड़ी सी चर्चा और कर लें पशुधन बीमा योजना पे, क्योंकि हम जाना है कि पशु कई भाई तो पशुओं पे निर्भर हैं, और अगर पशु नहीं रहा तो फिर आर्थिक रूप से पशु भाई ने बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।
और इसमें जो अपने हरियाणा सरकार है वो पशुओं को जो बीमा कवर प्रदान कर रही है, उसमें एक तो गाय है, भैंस है, बैल है, ऊँट है, भेड़ बकरी है, सूअर है, तो उन पर जो है वो जो है बीमा प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के जो प्रीमियम का भुगतान करना होगा किसान भाई ने या पशुपालक भाई ने, और इस प्रीमियम के भुगतान करने के बाद इन सभी पशुओं को लगभग 3 साल की अवधि के लिए जो है बीमा कवर प्रदान किया जावा है। यानी कि जो भाई इस समय अपना जो पशु रख रहे हैं तो वो भाई जो पशुधन बीमा योजना है उसका लाभ जो है वो जरूर उठाएं। बिल्कुल भाई, और इसके अंतर्गत लगभग जो है 1 लाख पशुओं को जो है कवर भी करने का जो है सरकार का लक्ष्य भी रहा है। और इस योजना के माध्यम से पशुओं की जो मृत्यु होने के बाद जो है पशुपालकों को जो नुकसान है, वित्तीय नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई करी जा सके। और साथ में जो ये अच्छा विनोद भाई एक बात बताओ जी, ये पशुधन बीमा मतलब किन किन परिस्थितियों में जो है उनको लाभ मिलेगा भाई? जो पशु अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कौन कौन सी ऐसी दुर्घटना? बिल्कुल सही अनिल भाई आपने पूछा है। एक तो जो पशु अगर करंट लग जाए उस स्थिति में, और दूसरा अगर नहर में आके खड़े पानी में डूब कर पशु की मौत हो जाए तो उस स्थिति में भी जो है बीमा मिलेगा। बाढ़ के कारण मृत्यु होने पे भी उसको मिलेगा, और अगर आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो बीमा कवर होगा। और किसी वाहन से टकरा जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी स्थिति में भी जो है बीमा कवर होगा, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई उसके कारण भी, या फिर किसी बीमारी की होने के कारण भी जो उसकी मृत्यु हो जाए, या किसी दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो जाए तो भी जो है बीमा कवर होगा। अच्छा विनोद भाई, इसमें जो लाभार्थी है कौन कौन है बता, जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें थोड़ा जिक्र करो कि लाभार्थी कौन कौन है। जो लाभार्थी वो हरियाणा के जो भी नागरिक हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार की तो जितने भी हरियाणा के नागरिक हैं वो जो इसमें कवर होगा। और इसमें जो राशि है मुआवजे की वो भी जो है सरकार ने दी है कि जो भैंस है उस पर 88,000 रुपये, गाय पे 80,000 रुपये हैं, और घोड़े पे जो है 40,000 रुपये है, भेड़ पे 5,000 रुपये, बकरी पे भी 5,000 है, और सूअर पे भी जो है 5,000 रुपये है। तो विनोद भाई बहुत बढ़िया जानकारी आपने भाइयों को दी, और हमें आशा है कि आप जो है इस जो ये लाभ योजना है इसका लाभ जो है जरूर उठाएंगे। और इस कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। और अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।